गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चे, हम कंटिन्यू करते हैं अपना मैकेनिज्म। हमने किया था लास्ट क्लास में ब्रीदिंग ऑफ गैसेस, जो हमने किया था बच्चे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा स्टूडेंट्स, वो टॉपिक क्या रहेगा आपका? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर। तो यहाँ पर आपका जो ब्रीदिंग का जो पार्ट है बच्चे, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं आज हमारा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू हम अपना कंसेप्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है बच्चे आपको विद रेफरेंस। तो बच्चे नीट के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया है विद रेफरेंस टू, इस तरह के वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, O2 के ट्रांसपोर्ट के लिए यहां पर आपके जो सामने स्टेटमेंट है ये कौन सी इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसको समझने के लिए बच्चे हम कर्व से इस डायग्राम को करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां से हमारा एक कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ओके, तो यहां से हम एक डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं बच्चे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन आपकी रेस्पिरेटरी गैस है। ऑक्सीजन क्या है बच्चे? आपकी रेस्पिरेटरी गैस। इसको मेटाबॉलिक गैस के नाम से भी जानते हैं बच्चे, रेस्पिरेटरी गैस, या यू कैन से दैट मेटाबॉलिक गैस। तो ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो बच्चे इसके लिए आप देखते हो कि जो ऑक्सीजन है ये कंबाइंड करता है Hb के साथ। व्हाट इज Hb? Hb इज अ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है बच्चे जो कहां पर मिलेगा आपको? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल। तो ऑक्सीजन जब Hb के साथ बाइंड करेगा तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होगी बच्चे? HbO2। और ये जो HbO2 है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, तो आप लोगों को यहां पर अवेयर होना चाहिए बच्चे कि अगर हमारा 100% एयर की सप्लाई है ऑक्सीजन की, तो उसमें से 97% वेटेज आपकी किसके साथ जाएगी? Hb के साथ जाएगी। और उसको हम बोलते हैं कि ये किसके साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है बच्चे? रेड ब्लड सेल के साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब रिमेनिंग कितना रह गया डियर स्टूडेंट? 3%। अब ये जो 3% है बच्चे, यहां पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व्ड फॉर्म में। अब डिसॉल्व्ड फॉर्म किसके अंदर जाती है डियर स्टूडेंट? प्लाज्मा। डियर स्टूडेंट, डिसॉल्व्ड फॉर्म किसमें जाएगी बच्चे? प्लाज्मा। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है Hb के साथ और ये बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे? यहां पर बच्चे फैक्टर देखना, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका पार्शियल प्रेशर। कल हमने बात की थी व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में से एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को जब हम मेजर करते हैं वो उसका क्या बन जाता है? पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर इसको मेजर करने के लिए मैंने इसको क्या लगाया? P। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये कुछ फैक्टर है बच्चे जो इसकी बाइंडिंग को फेवर करेंगे। Hb की बाइंडिंग को ऑक्सीजन के साथ फेवर करेंगे और क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम 2 लेवल पर देखेंगे बच्चे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आप 2 लेवल पर चेक करोगे, एट एल्वियोलाई एंड एट टिश्यू लेवल। तो मैं यहां पर सबसे पहले एल्वियोलाई लेवल की बात कर रहे हैं हम, एट एल्वियोलाई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्वियोलाई। फिर हम बात करेंगे टिश्यू। तो कल हमने देखा था बच्चे कि जब ऑक्सीजन जो होती है एल्वियोलाई एयर पर एंटर करती है, एल्वियोलाई की कैविटी के अंदर एंटर करती है, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का। जब हमने इंस्पायर किया तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन लंग्स से कहां चलेगी? एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। अब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा डियर स्टूडेंट? डिक्रीज। H पॉजिटिव
ये भी क्या होंगे बच्चे, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज, और टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चे, डिक्रीज। तो यहां पर ये कंडीशन इसको फेवर करेगी कि आपका जो Hb है वो किसके साथ बाइंड हो, ऑक्सीजन के साथ। तो डायग्राम में चेक करते हैं बच्चे, ये जो आपको कर्व ऑब्टेन हो रहा है बच्चे, ये आपको शेप दिखाई दे रही है, दैट इज द एस शेप। ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है बच्चे, दैट इज द एस शेप। ये जो एस बन रहा है इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड। अब यहां पर देखते हैं, एक हमारा एरिया है बच्चे, ये इस डायग्राम में ये जो आप एरो देख रहे हो, इस एरो के ये हमारी जो लेफ्ट साइड है इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन साइट, और इसकी जो राइट साइड है बच्चे इसको हमने क्या बोला, डिसोसिएशन। तो यहां पर एट एल्वेओलाई, जब हम एल्वेओलाई की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो यहां पर एल्वेओलाई कंडीशन के अंदर आप चेक करो, आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, बाकी सारी चीजें क्या है बच्चे, डिक्रीज है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है वो बाइंड कर जाएगी Hb के साथ। इज इट क्लियर? और वो किस चीज की फॉर्मेशन करेगी डियर स्टूडेंट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट एट टिश्यू लेवल यहां पर बच्चे आपको क्या कंपैरिजन में चेक करना है कि यहां पर आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज। और जब पार्शियल प्रेशर आपका ऑक्सीजन का डिक्रीज होता है तो इसके रिस्पेक्टिव CO2 का प्रेशर इंक्रीज, H पॉजिटिव आयन इंक्रीज, एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इंक्रीज। तो आप क्या चेक कर रहे हो, यहां पर एसोसिएशन होगा, यहां डिसोसिएशन होगा, और जब डिसोसिएशन होगा डियर स्टूडेंट तो यहां पर ये जो HbO2 बना है, यहां पर क्या बना था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी HbO2 की, तो ये HbO2 क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर इसने किसको फेवर किया, यहां पर आपका CO2 बढ़ गया, H बढ़ गया, और आपका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से इनके बॉन्ड टूट गए, और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिसोशिएट। तो आप चेक करो बच्चे, यहां पर ये वाली जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, यहां पर मैं अगर बोलूं P50 वैल्यू पर चेक करो बच्चे, यहां पर आपका जो आपका Hb है हीमोग्लोबिन वो 50% सैचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। और इसके बाद जब हम 50 के बाद चेक करते हैं बच्चे 60, 70 और 100 तक, यहां पर इसका क्या आ जाता है बच्चे, एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आपको याद रखना है बच्चे कि जो डिसोसिएशन पार्ट है वहां पर एफिनिटी क्या होगी, ऑक्सीजन की डिक्रीज, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, और यहां पर क्या होगी बच्चे, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद Hb क्या रहेगी बच्चे, यहां पर इंक्रीज्ड। तो ये कुछ कंडीशंस है बच्चे जो आपको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में लर्न करनी है। तो इस पूरे कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या हम इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो आपको याद रखना, डिसोसिएशन हो रहा है तो राइट साइड हो रहा है, और एसोसिएशन हो रहा है तो बच्चे कहां हो रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्ट इसको बोल सकते हैं, और डिसोसिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, राइट शिफ्ट। इज इट क्लियर? तो ये कुछ फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे बच्चे। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है बच्चे, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम पर है बच्चे, बोहर इफेक्ट। और एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे हम बच्चे यहां पर, रूट इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बोहर इफेक्ट है बच्चे, बोहर इफेक्ट क्या कहता है, जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो रही है, आप चेक कर रहे हो कि CO2 की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो यहां पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था वो एक्टिवेट हो जाता है टूटने के लिए। इट मींस यू कैन से दैट द इफेक्ट ऑफ हाई CO2 कंसंट्रेशन डिसोशिएट द HbO2। यहां पर जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। ये इफेक्ट क्या बनता है, बोहर इफेक्ट। तो आप यहां पे लर्न कर सकते हो इफेक्ट ऑफ CO2 concentration on the dissociation of
HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए। तो ये कितना होना चाहिए बच्चे, यहां पर CO2 की कंसंट्रेशन, इस केस में क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। ओके, दूसरा रूट इफेक्ट क्या कहता है बच्चे, यहां पर CO2 तो बच्चे आपका डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, बट इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, दैट इज द pH वैल्यू, दैट इज द pH वैल्यू ऑफ टिश्यू फ्लूइड। जो टिश्यू फ्लूइड है बच्चे उसका लो pH होगा तो यहां पर आपका क्या होगा, रूट इफेक्ट हम इसको बोलेंगे। तो यहां पर ये जो हमारा मीडियम क्या हो जाएगा टिश्यू फ्लूइड का, एसिडिक। इट मींस ये जो एसिडिक मीडियम है ये भी डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप देख सकते हो कि जो राइट शिफ्ट है, यहां पर मैंने आपको दो इफेक्ट बताए हैं, बोर इफेक्ट और रूट इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट होता है CO2 की कंसंट्रेशन का इंक्रीमेंट होना जो कि डिसोसिएशन को एक्टिवेट करेगा, और रूट इफेक्ट क्या कहता है, लो pH वैल्यू। इट मीन्स यू कैन से दैट, यहां पर हम एक फैक्टर और ऐड कर देते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर जो pH है बच्चे अगर ये लो है तब भी डिसोसिएशन होगा, अगर यहां pH हाई है तो यहां पर एसोसिएशन होगा। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन से हमने काफी कंसेप्ट सीखे हैं बच्चे, आपको बोर इफेक्ट पता चल गया, आपको रूट इफेक्ट पता चल गया, और इस पूरे डायग्राम से हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी डेक्लाइन है बच्चे, यहां पर ये डिसोल्व स्टेट में जा रही है, ये डिसोल्व स्टेट में जा रही है। तो आप इसके अंदर एक्स एक्सिस पर चेक कर रहे हो, ये पार्शियल प्रेशर दिखाई दे रहा है, और ये क्या है बच्चे, आपका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन पॉइंट। इज इट क्लियर? तो यहां पर 100 पर जाकर आपका जो Hb है वो O2 से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इसी एरिया में आपका एसोसिएशन रहता है और इस एरिया में आपका क्या रहता है, डिसोसिएशन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं बच्चे, क्या आंसर आएगा यहां से हम चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर को चेक करते हैं बच्चे। ये नीट 2020 के अंदर आया था बच्चे, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमें रोंग स्टेटमेंट चेक करनी है बच्चे, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बाइंडिंग Hb के साथ इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये करेक्ट है बच्चे, क्योंकि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नहीं होगा तो ये बाइंडिंग नहीं होगी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। अब ये क्या कह रहा है बच्चे कि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, क्या ये इंटरफेयर करता है? यस करता है बच्चे बाइंडिंग के अंदर। ओके, देन हायर H positive concentration in alveoli is favor the formation of hemoglobin, oxyhemoglobin। ये बिल्कुल गलत है बच्चे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आपने फैक्टर देखे थे, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तभी आपका HbO2 के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चे ये, और नीचे वाली भी क्या आपकी करेक्ट, क्योंकि इसमें लो pCO2 दिखा रखा है और ऑब्वियसली एल्वेलाई में CO2 की जो कंसेंट्रेशन है वो कम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन से बच्चे आपका जो एग्जामिनेशन है ये हेल्पफुल होगा। तो यहां से आप कंसेप्ट सीखते रहिए। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या जाता है बच्चे, करेक्ट आंसर जाता है आपका C। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें क्या बताना था, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, और बाकी स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चे, करेक्ट। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड जो पीएच है ब्लड का, अगर उसके अंदर रिडक्शन होती है तो रिडक्शन की वजह से कौन सी एक्टिविटी यहां पर परफॉर्म होगी। तो बच्चे यहां पर सबसे पहले आपको लर्न रखना है डियर स्टूडेंट, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कितना होता है बच्चे ब्लड के लिए, 7.35 टू 7.45। बट अगर प्योर ब्लड की बात करें डियर स्टूडेंट, प्योर ब्लड के लिए अगर हम बात करते हैं तो 7.4 होता है। पीएच कितना रहता है प्योर ब्लड के लिए, 7.4। तो रिडक्शन, अब रिडक्शन का मतलब क्या समझते हो बच्चे, अगर आपका पीएच डिक्रीज होता है,
लिसन केयरफुली डियर स्टूडेंट, अगर पीएच क्या होता है, डिक्रीज, पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहां पर क्या होगा, जो आपका कर्व है बच्चे ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। आपका जो कर्व है बच्चे वो लेफ्ट शिफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा जब आपका पीएच डिक्रीज होगा। अगर पीएच डिक्रीज होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चे, डिसोसिएशन होगा। किस चीज का डिसोसिएशन डियर स्टूडेंट, डिसोसिएशन होगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा तो पीएच डिक्रीज की वजह से डिसोसिएशन होगा और जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी थी बच्चे एचबी के साथ, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो रिडक्शन इन पीएच से क्या इफेक्ट होगा, आपका जो कर्व है वो लेफ्ट से राइट शिफ्ट की तरफ जाएगा और आपको याद रखना है राइट शिफ्ट पे क्या होता है, डिसोसिएशन। इज इट क्लियर? और जब कोई चीज टूटती है, डिसोशिएट होती है तो यहां पर पीएच वैल्यू यानी ब्लड के पीएच में रिडक्शन आता है। ओके, तो यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चे, क्या रहेगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ एचबी विद ऑक्सीजन, रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लीवर, reduce the rate of heartbeat, reduce the blood supply to the brain। तो क्या रहेगा बच्चे, decrease the affinity of HB with oxygen। अगर pH डिक्रीज हुआ तो आपका जो HB और O2 के अंदर रिएक्शन होनी थी ये नहीं हो पाएगी, ये टूट जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल आने की बिल्कुल गारंटी है बच्चे कि जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके डिसोसिएशन कर्व से। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये शेप भी आप चेक कर सकते हो किस शेप का बन रहा है, सिग्मोइड कर्व इसको हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली 70% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड, कितना अमाउंट बच्चे, 70%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट डियर स्टूडेंट, 70% ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब्ड होती है ब्लड में तो वो लंग्स के पास कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, तो यहां पर हम ट्रांसपोर्ट चेक कर लेते हैं किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बच्चे ट्रांसपोर्ट कैसे रहता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अभी हमने चेक किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, अब हम चेक कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम 100% में से बात करते हैं तो 100 में से बच्चे यहां पर हम वेटेज देख लेते हैं, 70% ऑफ CO2 यहां पर यूज होती है एज ए बाइकार्बोनेट। ओके, और रिमेनिंग जो रहेगी बच्चे 20 to 25% ये आपकी HB के साथ जाती है और HB किसमें होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर। इज इट क्लियर? तो ये किसके साथ कंबाइन करती है, रेड ब्लड सेल। अब जो रिमेनिंग रह गया बच्चे, रिमेनिंग अप्रोक्सीमेट 5 to 7% ये बच्चे आपकी रहती है डिसॉल्व्ड स्टेट में। ये CO2 कैसे रहती है, डिसॉल्व्ड स्टेट, और ये किस में रहेगी बच्चे, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा एक लिक्विड फ्लूइड है। ओके, तो यहां पर आपने चेक किया कि 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जा रहा है। आपने आंसर तो देख लिया यहां पर बाइकार्बोनेट, बट कैसे जाता है हमें कंसेप्ट करना है बच्चे क्वेश्चंस के थ्रू कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2 का। तो आपने चेक किया कि हमने ट्रांसपोर्ट देखा है 70% आपका बाइकार्बोनेट में जाएगा, बट कैसे जाता है डियर स्टूडेंट, हम चेक करते हैं। ये जो 70% है बच्चे, 70% ऑफ CO2 को डायरेक्टली ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द टिश्यू लेवल। अब मैंने टिश्यू लेवल की बात की है बच्चे, एट टिश्यू। अब टिश्यू से ही मैंने क्यों शुरुआत की है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ये आपका एल्वियोलाई है बच्चे, एल्वियोलाई, दिस इज द एल्वियोलाई। यहां से जब एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, ये किसके लिए होगा बच्चे, बॉडी टिश्यू। तो यहां पर आप चेक करो, यहां ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो ऑब्वियसली टिश्यू लेवल पर किसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन कम है
तो यहां पर इसके रिस्पेक्टिवली CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा एट टिश्यू लेवल। इज इट क्लियर? तो यहां पर टिश्यू लेवल पर ये जो ब्लड है इसको रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और यहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होने की वजह से, हाई कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर की होने की वजह से ये जो CO2 है ये डिफ्यूज हो जाती है डियर स्टूडेंट। किसमें डिफ्यूज हो जाती है? RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर ये डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि यहां पर मूवमेंट कहां से कहां हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और यहां पर RBC में इसकी कंसंट्रेशन कम है। अब ये जो CO2 है RBC में, ये CO2 बच्चे बाइंड कर जाएगी डियर स्टूडेंट, ये CO2 किसके साथ बाइंड कर जाएगी? वाटर के साथ। ध्यान से देखना बच्चे, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई थी किसमें? RBC में। किसके साथ बाइंड किया? वाटर के साथ। एंड इट फॉर्म द कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसने क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड बनाया है बच्चे। क्या बताया बच्चे इसने? कार्बोनिक एसिड। इज इट क्लियर? और ये जब कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो बच्चे यहां पर एक एंजाइम रोल प्ले करेगा जिसका नाम क्या होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्वेश्चन भी बच्चे आ सकता है आपका। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है बच्चे, ये क्या करता है? इंटर कन्वर्जन करता है। अब मैंने बोला इंटर कन्वर्जन, इट मींस ये जो रिएक्शन है ये वापस से रिवर्सिबल होगी। ये जो दो एरो दिखाई बच्चे, ये मैंने क्या रिवर्सिबल दिखाया है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड बनी है बच्चे, ये कार्बोनिक एसिड सडनली डिसोशिएट हो जाती है और ये क्या रिलीज करती है? HCO3। इज इट क्लियर? ये क्या रिलीज करती है बच्चे? HCO3, बाइकार्बोनेट प्लस में हाइड्रोजन आयन। इज इट क्लियर? ये कार्बोनिक एसिड सडनली ब्रेक डाउन हो गई और इसने क्या रिलीज किया? बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये रिएक्शन भी बच्चे किसने की है बच्चे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने। ये रिएक्शन भी किसने कैटालाइज की है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपका क्या है? एक इंटर कन्वर्जन एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेसिकली बच्चे इसकी कंसंट्रेशन RBC में सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या प्लाज्मा में ये प्रेजेंट नहीं होगा? होगा बच्चे, बट लिटिल अमाउंट में। कैसे अमाउंट में? लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इसीलिए बच्चे ये ज्यादा एक्टिव कहाँ होता है? एट RBC मोस्ट एक्टिव होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन बोल रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं इंटर कन्वर्जन, यानी रिएक्शन दोबारा से क्या होगी? रिवर्सिबल। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये बन गया बाइकार्बोनेट। HCO3 नेगेटिव, ये क्या बन गया? बाइकार्बोनेट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो 70% CO2 है ये ब्लड ने रिसीव की टिश्यू से, तो टिश्यू लेवल से जब ये आती है तो यहां पर ये डिफ्यूज हो जाती है और ये क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। ये सडनली ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट है 70%, ये जो बाइकार्बोनेट है बच्चे, यहां से ये बाइकार्बोनेट CO2 इसको ट्रैप, यहां से जो ब्लड है CO2 को ट्रैप करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और ये बच्चे लंग्स लेवल पर जाती है किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इज इट क्लियर? तो CO2 ने जो यहां से CO2 निकलेगी बॉडी के अंदर बच्चे, सबसे पहले एल्यूलाई में वो किस फॉर्म में गया? बाइकार्बोनेट, और यहां से ये लंग्स के पास किस फॉर्म में जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये कंप्लीट आपका कहलाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपने क्या चेक किया कि यहां पर एक एंजाइम रोल प्ले करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये मोस्ट एक्टिव एंजाइम है, इंटर कन्वर्जन करेगा। इज इट क्लियर? और ये सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होता है? रेड ब्लड सेल में। सब बच्चों को यहां से क्या कंसेप्ट सीखने को मिला बच्चे? इसीलिए हम यहां पर बोलते हैं अगर आपके पास 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
deoxygenated, it means you can say that every 100 ml of deoxygenated blood, यहां से सिर्फ how much amount of 4 ml of carbon dioxide is delivered at alveoli. सिर्फ कितना अमाउंट डिलीवर होता है डियर स्टूडेंट? 4 ml. इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है कि 100 ml कितना बच्चे? 100 ml में से, और वो कैसा ब्लड होना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड. ऑब्वियसली हम CO2 के लिए बात कर रहे हैं, तो CO2 अगर ज्यादा होगी तो वो ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा. तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें से सिर्फ 4 ml आपका एल्यूलाई पर डिलीवर होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने इस कंसेप्ट से सीखा बच्चे. इसका आंसर क्या रहेगा? एज अ बाइकार्बोनेट. ठीक है बच्चे. तो क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गए नीट के अंदर. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे. ओके, तो हम अगले कंसेप्ट पर चलते हैं बच्चे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. इज इट क्लियर? What is true about the red blood cell? Red blood cell. अब red blood cell के बारे में आपको बताना है बच्चे क्या ट्रू है. इस क्वेश्चंस को देखते हुए जो रेड ब्लड सेल है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? हम ब्लड बॉडी फ्लूइड्स के चैप्टर में भी पढ़ेंगे बच्चे. इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं. रेड ब्लड सेल. और इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? HB, जो इसको कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है. इज इट क्लियर? अब यहां से स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट. क्या लिखा है? दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2. यस, अभी हमने देखा था कि ये कितना अमाउंट? 70% तो बाइकार्बोनेट में चला गया. 20 to 25% जो CO2 है वो किसके साथ जाता है? HB के साथ. और ये क्या बनाता है बच्चे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. 7% डिजोल्व हो जाएगा, 70% बाइकार्बोनेट में चला जाएगा, और आपका 20 to 25% क्या बना लेगा? HB के साथ मिलके कार्ब अमीनो. अब बच्चे यहां से कंफ्यूज होते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम आपने अभी बताया था कि ऑक्सीजन जब HB के साथ बाइंड करती तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, ये कार्बोक्सी क्यों नहीं बना रही? बच्चे याद रखना है, ये HB के कौन से ग्रुप के साथ बाइंड करती है? अमाइन ग्रुप के साथ. हीमोग्लोबिन के कौन से ग्रुप के साथ? अमाइन ग्रुप के साथ. तो ये आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं. दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2. नो बच्चे, अभी हमने किया था क्वेश्चन में, कितना अमाउंट RBC के साथ जाता है? 97%. तो ये यहां से क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80%. ये भी गलत है. जब 97 यहां जा रहा है तो रिमेनिंग आपका कितना बच गया बच्चे? 3% आपका डिजोल्व स्टेट में जाता है ऑक्सीजन का अमाउंट. ओके, नेक्स्ट है दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल. ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है. वो किस लिए? क्योंकि बच्चे जो RBC है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करती है और वो CO2 का ट्रांसपोर्ट भी करती है. इज इट क्लियर? तो यहां से करेक्ट क्या रहेगा ट्रू अबाउट RBC? कि यहां से ये 20 to 25% किसको लेकर जाती है? CO2 को. किस फॉर्म में? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. इज इट क्लियर? तो ये भी आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से क्वेश्चन बनता था CO2 का. ओके, इसी तरीके के क्वेश्चन हम देखते रहेंगे बच्चे. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट. द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फिटस. द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फिटस. अब यहां से कंफ्यूजन होती है. व्हाट इज हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फिटस? बच्चे यहां पर जो हीमोग्लोबिन है हम इसको दो फॉर्म में चेक करते हैं. एक फॉर्म हम चेक करते हैं बच्चे HB, HbA एंड HbF. ध्यान से समझना बच्चे, HbA एंड HbF. यहां पर जो HbF है बच्चे, इसको मैं क्या लिख रही हूं? ये आपका हीमोग्लोबिन है फिटस के लिए. ये किसके लिए बच्चे है? फिटस के लिए. और ये हीमोग्लोबिन है बच्चे अडल्ट के लिए. अडल्ट.
इज इट क्लियर? तो यहां पर ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चे, ये क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है बच्चे। आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी प्रोटीन। तो ये क्वाटर्नरी, इसके अंदर बच्चे आपकी प्रोटीन्स की चेन होती है, 4 चेन होगी प्रोटीन्स की। तो यहां पर अगर मैं अडल्ट की बात करती हूं तो यहां पर 2 चेन आपकी रहेगी अल्फा की और 2 रहेगी आपकी बीटा की। इज इट क्लियर? अगर मैं फीटस के केस में देखती हूं तो यहां पर 2 चेन रहेगी आपकी अल्फा की प्रोटीन की और 2 रहेगी आपकी यहां पर गामा। इज इट क्लियर? इसका मतलब इन दोनों में क्या है, यहां पर आपकी 2-2 पॉलीपेप्टाइड की चेन है प्रोटीन्स की। इज इट क्लियर? तो यहां पर बच्चे चेक करना है कि हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस, जब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस की, तो यहां पर आपको पता है कि बच्चे जो ऑक्सीजन होगा उसका डिफ्यूजन हमेशा कहां से कहां होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। अगर हम मदर की बात करते हैं, मदर और फीटस की, मदर एंड फीटस, दिस इज द फीटस। फीटस को बना लेते हैं, किस तरीके का फीटस दिखाई देता है बच्चे, ये फीटस है। इज इट क्लियर? तो ये क्या कह रहा है कि अगर डिफ्यूजन हाई है, हाई टू लो, ये मदर का ब्लड है बच्चे, मदर, और ये है फीटस, फीटस। इज इट क्लियर? तो यहां पर मूवमेंट कहां से कहां होगी बच्चे, हाई टू लो, मदर से कहां होगी, फीटस पे। अब ये जो फीटस है बच्चे, फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अडल्ट, एज कंपेयर टू अडल्ट। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो फीटस है, फीटस में हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो अडल्ट के कंपैरिजन में इंक्रीज होती है। अगर यहां पर ये एफिशिएंसी इंक्रीज है, इसका मतलब जो एक्सचेंज होगा गैसेस का या वेस्ट मटेरियल का, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हो जाएगी। इज इट क्लियर? और इसके अपोजिट क्या वर्क होगा, वेस्ट मटेरियल आपका मूव होगा। तो यहां से इसकी स्टेटमेंट को चेक करते हैं, हैज ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टेड ऑफ 4। ये गलत है बच्चे, क्योंकि आपके 2 प्रोटीन सब यूनिट नहीं है। आप यहां चेक करो, यहां भी 4 है बच्चे, यहां भी 4 है प्रोटीन की सब यूनिट। इज इट क्लियर? तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है बच्चे, हाइयर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन द अडल्ट। ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अभी आपने चेक किया था कि जब मूवमेंट होगी किसकी बच्चे, हाई टू लो, ब्लड की, मदर से फीटस, जब फीटस में जाता है तो फीटस उसके लिए हाई एफिनिटी दिखाता है एज कंपेयर टू अडल्ट। और अडल्ट किसका बताया मैंने, मदर का बताया। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये इसका करेक्ट है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये इनकरेक्ट कैसे हो सकता है, ये लो एफिनिटी की बात कर रहा है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ये क्या कह रहा है, सेम, तो ये सेम नहीं होगा अडल्ट के लिए। तो इसीलिए अडल्ट के कंपैरिजन में अगर चेक करते हैं तो फीटस का हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा रहती है। इज इट क्लियर? तो हमने इस कंसेप्ट से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को चेक किया फीटस के लिए और अडल्ट के लिए। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके का कंसेप्ट हम आगे करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन किस तरह का है बच्चे, तो यहां पर हम देखते हैं इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज अ विटामिन या इट इज अ स्किन पिगमेंट। ऑब्वियसली आप कहोगे कि रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा है तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। यस बच्चे, इसका आंसर क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बट ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैसे बनता है, हमें ये चेक करना है बच्चे। तो यहां पर आपको लर्न करना है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इट इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इट मीन्स इसके पास बच्चे 2 पोर्शन होते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कैसे पार्ट होते हैं बच्चे वो 2 पार्ट्स, एक होता है बच्चे हीम पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीम पार्ट। हीम पार्ट। और दूसरा पार्ट होता है बच्चे ग्लोब्यूलिन या ग्लोबिन पार्ट। ये जो ग्लोबिन पार्ट है बच्चे, ये प्रोटीनिशियस पार्ट है,
ये क्या है, प्रोटीनिशियस। और ये हीम पार्ट है बच्चे, ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट डियर स्टूडेंट। और नॉन प्रोटीन है, इसको मैं क्या बोल सकती हूं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप और हीम पार्ट क्या है बच्चे, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। क्या है बच्चे, ये आयरन पिगमेंट। ये जो आयरन होता है, अगर आपके 4 हीम है तो उसके अगेंस्ट आपके 4 ग्लोबिन होंगे, उसके अगेंस्ट क्या होंगे, 4 ग्लोबिन। और ये जो रिंग की फॉर्मेशन करेंगे, ये कैसे बनता है, सेंटर में होगा बच्चे आपका आयरन, सेंटर में क्या होगा, आयरन। अब सेंटर में आयरन है बच्चे, और इसके रिस्पेक्टिवली क्या जाएगा बच्चे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? तो यहां पर इस तरीके से ये रिंग बनेगी बच्चे, और ये जो रिंग बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं, पॉर्फिरिन रिंग। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, पॉर्फिरिन रिंग। और ये ऑक्सीजन को एज अ रेस्पिरेटरी, जो हम बोल रहे हैं इसको पिगमेंट, तब ये इसको कैरी करेगा। तो आप चेक करो बच्चे, 1 2 3 4, ये आपके 4 यहां पर है, एक यहां पर बॉन्ड है और एक बॉन्ड यहां पर, ये अप्रोक्सीमेटली 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। तो आपको जस्ट यहां से याद रखना, ये जो आप कंप्लीट रिंग देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉर्फिरिन रिंग, पॉर्फिरिन रिंग। और ये पॉर्फिरिन रिंग ही आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आयरन सेंटर में नहीं होगा, ये रिंग नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, इट इज नॉट अ विटामिन्स, ये क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो यहां से आपने सीखा कि पॉर्फिरिन रिंग कैसे बनती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम किस पार्ट को बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोल रहे हैं। और ये कंप्लीट क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाता है। इज इट क्लियर? तो रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा रहेगा, एल्वियोलाई। अब यहां से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जब आपने देखा रेस्पिरेटरी सरफेस, तो हम चेक कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा होगा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट रहेगा आपका ग्लूकोज। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज रहेगा। इज इट क्लियर? तो ग्लूकोज है बच्चे सबस्ट्रेट, और सरफेस, ये मैंने बोला बच्चे सरफेस, ये क्या है बच्चे आपका एल्यूलाई। और पिगमेंट कौन सा है बच्चे आपका HB। इज इट क्लियर? तो यहां से हमने कई मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं बच्चे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल्दो मच, स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन ब्लड, येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज। अब यहां पर क्या बात करते हैं बच्चे कि ये जो हम CO2 को कैरी कर रहे हैं बच्चे, क्या ये ब्लड के अंदर डज नॉट बिकम एसिडिक, ये जब ब्लड में जाती है तो ये क्या एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, आपका कंसेप्ट कैसे बनता है। सबसे पहले आपको यहाँ सीखना होगा बच्चे, व्हाट इज बफर। बफर, बफर क्या है, बफर क्या है बच्चे, इट इज अ सॉल्यूशन। ये एक तरह का सॉल्यूशन है जो कि आपके pH के चेंज को रजिस्ट करता है। इट इज अ सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज ऑफ pH। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बीकर है बच्चे, इसमें ये सॉल्यूशन है। जब हम इसके अंदर कोई एसिड या कोई एल्कली, एसिड या कोई एल्कली, या यू कैन से दैट बेस इसमें ऐड करते हैं, तो इसके pH में क्या चेंज आता है, वो चेंज चेक करने के लिए इसको नाम देते हैं बफर। अब यहां पर आपने चेक किया था कि जो 70% आपकी CO2 है, जब वो कंबाइंड करती है CO2 से H2, ये बनाती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है और क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट। अब बच्चे यहां से बाइकार्बोनेट के साथ क्या रिलीज होता है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो रिलीज होते हैं बच्चे, ये डिफ्यूज हो जाते हैं और ये आपके ब्लड को क्या करते हैं, एसिडिक। तो यहां से बच्चे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है
यहां से आपका कार्बोनेट उसको एसिडिक नहीं कर रहा है बच्चे, एसिडिक क्या कर रहा है कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हुए थे ये ब्लड को क्या करता है, एसिडिक। अब इसकी एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली ये जो H है बच्चे ये वापस से कंबाइंड हो जाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। किस फॉर्म में कंबाइंड हो रहा है बच्चे, इसको हम देख लेते हैं। इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है Hb। अब वो कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HbO2 प्लस में H पॉजिटिव, तो यहां पर फॉर्मेशन होगी H.Hb। दिस इज द हीमोग्लोबिनिक एसिड, दिस इज द H.Hb क्या बन गई, हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। इज इट क्लियर? ये हीमोग्लोबिनिक एसिड जो बनता है ये Hb के साथ बाइंड करता है, तो आपका जो ब्लड की एसिडिक मीडियम था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से यहाँ पर जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका इंपॉर्टेंट जो बफर है बच्चे, कि यहाँ पर बफर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे, रेलिवेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। तो यहां पर ब्लड का जो बफर है, ब्लड बफर से क्या समझोगे, ब्लड के जो पीएच को रजिस्ट करता है, कौन सी कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये अगर Hb के साथ बाइंड हो जाए तो यहां से ये H.Hb और यहां से क्या रिलीज हो जाती है, ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। इज इट क्लियर? ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वापस से इंक्रीज हो जाएगी और ये बन जाएगा हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। डियर स्टूडेंट, आई थिंक सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। हीमोग्लोबिनिक एसिड में और कार्बोनिक एसिड में डिफरेंस होता है। तो ये आपकी हीमोग्लोबिनिक एसिड कब बनती है, जब यहां पर ब्लड के पीएच को न्यूट्रलाइज करना है, उसके एसिडिक मीडियम को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। इज इट क्लियर? तो ये आपका ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहता है बच्चे, बफर। तो यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। Is it clear? Now we move on next. Next क्या है बच्चे, नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स। तो ये अभी हमने किया बच्चे, किस फॉर्म में होगी, ऑब्वियसली किस फॉर्म में होती है, लंग्स पे किस लेवल पर जाती है, ये बाइकार्बोनेट। पहले ये किसके थ्रू जा रही है, ब्लड, ब्लड के अंदर किस फॉर्म में जा रही है, बाइकार्बोनेट। आगे जाकर बच्चे ये यहां से क्या रिलीज कर देगी, CO2, और CO2 लंग से बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो यहां से आप चेक करते हो कि किस फॉर्म में जाती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहा बच्चे, बाइकार्बोनेट। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चे, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज। जब आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हो, जब आप अपनी ब्रीथ को रोकते हो, आप अपनी सांस को रोक रहे हो, तो उस टाइम पर क्या चेंजेस आते हैं, टू द अर्ज टू ब्रीथ। आप अचानक से आपके अंदर किस तरीके की एफिनिटी इंक्रीज होती है कि आप एकदम से जो अपना ब्रीथ को होल्ड कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहां से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चे। तो यहां से आपको याद रखना है कि जब आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हो तो ऑब्वियसली किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, CO2 की। किसकी कंसंट्रेशन, CO2 की। अगर आप ज्यादा समय के लिए CO2 की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज रहेगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो क्या टूट जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर क्या रहेगा, राइजिंग द CO2 कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज्ड हो जाती है, और हमें क्या हो सकता है, सफोकेशन भी हो सकती है। ओके बच्चे, तो यहां पर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आता है बच्चे रेगुलेशन,
किस तरह का रेगुलेशन आपका कंट्रोल होता है, रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होता है। अब आपने पूरा कंसेप्ट रिवाइज किया बच्चे, आपने मैकेनिज्म पढ़ा, आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा, आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा। अब है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहां पर रेगुलेशन के लिए जो क्वेश्चन है बच्चे, कौन सा सेंटर है रेस्पिरेटरी सेंटर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो बच्चे डियर स्टूडेंट, आपको यहां से एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपकी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इट मे बी डाइजेस्टिव, इट मे बी रेस्पिरेटरी, इट मे बी सर्कुलेटरी, तो ये जितनी भी एक्टिविटी है बच्चे लाइफ प्रोसेस की, ये सारी कहां से कंट्रोल होती है, आपके ब्रेन से। कहां से कंट्रोल? ब्रेन से। अब यहां से अगर हम ब्रेन की बात करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? तो यहां पर आपको याद रखना है बच्चे, दैट इज द मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, इसका आंसर क्या रहेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। अब यहां से चेक करते हैं ये कैसे कंट्रोल करता है। हम पहले इसकी क्या देखते हैं, लोकेशन। मेडुला ऑब्लंगेटा को हम इस तरीके से मेजर कर रहे हैं बच्चे, ओके। अब इसका दो पोर्शन होते हैं, एक डोर्सल और एक होता है वेंट्रल, ठीक है। यहां पर इसको मैंने दिखा दिया डोर्सल एंड वेंट्रल। जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होगा, हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या है? नर्वस टिश्यू जो कि सिग्नल को लेकर जाते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ डोर्सल न्यूरॉन है बच्चे, इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला। डोर्सल पार्ट पर लोकेटेड होंगे बच्चे, ये लोकेटेड। और ये जो आपका पार्ट है वेंट्रल, ये क्या है? वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। दीज आर लोकेटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला। अब आप कहोगे यहां से हमें क्या सीखने को मिलेगा? यहां से आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मेडुला रिस्पॉन्सिबल, और मेडुला किसका पार्ट है बच्चे? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये आपका क्या है बच्चे? फोर ब्रेन। ये क्या है? मिड। और ये क्या बच्चे? हाइंड ब्रेन। तो यहां पर इसका पार्ट क्या है? मेडुला। बट मेडुला के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक आपका डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, एक होता है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। बट ये जो डोर्सल वाला पोर्शन है बच्चे, ये पार्ट, ये सिर्फ किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? इंस्पिरेशन के लिए। इट मींस इनहेलेशन के लिए, ओके। तो आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेट ऑफ डेप्थ ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ये क्या करता है बच्चे? यहां से सिग्नल जनरेट होते हैं और ये रेस्पिरेटरी सेंटर आपकी जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है और आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। यहां ऑक्सीजन का रोल बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चे, इसीलिए यहां से क्वेश्चन और बनता है, ऑक्सीजन does not sufficient, या you can say that, यहां पर आप ये भी बोल सकते हो इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी शो करता है, इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, इसका रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। इट कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। इज इट क्लियर? तो यहां पर इसका कौन सा पार्ट आएगा? मेडुला। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम ये बच्चे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, बट ये पोस्चर को ये बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है, तो यहां पर रेस्पिरेशन नहीं आएगा। व्हाट इज सेरिब्रल पेडंकल? अब आपको ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने आने चाहिए बच्चे, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डिफरेंट ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, अब सोचता है कि ये भी ब्रेन का पार्ट दिख रहा है, ये भी ब्रेन का पार्ट दिख रहा है, बट बच्चे आपको एलिमिनेट करना है। सेरिब्रल पेडंकल क्या? इट इज ए नर्व ट्रैक्ट। ये क्या है? ये एक नर्व ट्रैक्ट है जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है किसके बीच में? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और किसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं बच्चे? आपका हाइंड ब्रेन के पार्ट के साथ। इज इट क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। वेगस नर्व किस लिए हमारा नेग्लेक्ट हुआ है? क्योंकि ये क्या है? इट इज अ क्रेनियल नर्व,
और ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है बच्चे, जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी दिखाती है डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। इज इट क्लियर? तो ये भी नहीं होगा तो इसका आंसर क्या रहेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर होगा? आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास। इज इट क्लियर? तो यहां से हमने सीखा कैसे मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। ड्यू टू द इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस, अब एयरबोर्न एलर्जेंस की अगर हम बात करें तो एलर्जी से आपको याद रखना है बच्चे, एक कंसेप्ट यहां से और बन जाएगा। हम बात करेंगे एलर्जन एंड पोल्यूटेंट मैनी पीपल इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मीन्स आपको पता है सिटी एरिया की बात हो रही है, आर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज wheezing ड्यू टू, wheezing क्या है? हाई पिच्ड whistling साउंड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, हाई पिच्ड whistling साउंड, हाई पिच्ड whistling साउंड। ओके, तो ये जो whistling साउंड होती है, तो यहां पर इसने कहा है कि कौन सा आपका जो रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर होगा। तो आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट। अब आपको पता है बच्चे सर्फेक्टेंट क्या होता है, हमने ये लास्ट वीडियो में किया था। सर्फेक्टेंट क्या है? लेसिथिन। इट इज अ phospholipid that secreted by the pneumocyte 2 that is in the alveoli squamous cell। एल्वेलाई की जो स्क्वामोस एपिथेलियल सेल है वो न्यूमोसाइट सेल को सिक्रीट करती है और वो क्या रिलीज करती है? सरफेस एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट। SR से बना सरफेस, एक्ट से बना एक्टिव और ये बन गया एजेंट। इज इट क्लियर? तो उसका नाम क्या था? लेसिथिन। तो इसके अंदर रिडक्शन नहीं आती बच्चे। बेनाइन ग्रोथ ऑन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, नो बच्चे, बेनाइन ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का ट्यूमर फॉर्मेशन या बेनाइन ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंचियोल। यस, जब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो कौन सा एरिया अफेक्टेड होता है बच्चे? हम अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स में आप चेक करते हो, ये आपका ट्रेचिया है, ये आपके ब्रोंचस है। लंग्स के अंदर जब हम देखते हैं बच्चे तो यहां पर आप देखते हो कि ये आपकी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके ब्रोंचियोल्स। तो ये जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंचियोल है इनके अंदर क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या? वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और वहां पर आपको क्या हो सकता है? जो एलर्जी की वजह से आपका ये एरिया अफेक्ट होता है। और इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में बच्चे जो मास्ट सेल होती है, ओके, मास्ट सेल क्या होती है कि आपका फॉर एग्जांपल ये एनवायरनमेंट है और ये टिश्यू है, तो टिश्यू और एनवायरनमेंट की जस्ट ये जो आपका एक्टिव लाइनिंग पर प्रेजेंट होती है वो मास्ट सेल होती है। ओके, ये WBC की तरह ही एक वर्क करती है फेगोसाइटोसिस का। ओके, समटाइम हम इसको पार्ट बोल देते हैं बच्चे ल्यूकोसाइट का। तो ये जो मास्ट सेल है बच्चे, यहां से ये क्या रिलीज करती है? हिस्टामाइन। ओके, और ये एक क्या है बच्चे? आपका एलर्जी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां से आपको पता चला कि रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर होगा तो आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंचियोल पर इन्फ्लेमेशन होगी। अब इसने कहा कि क्या प्रोलिफरेशन होगा फाइब्रस टिश्यू का और एल्वेलाई वॉल डैमेज होगी? ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जब भी फाइब्रस टिश्यू में इंक्रीमेंट होता है, उसकी लाइनिंग के अंदर इंक्रीमेंट होता है, थिकनिंग होती है, तो वो डिसऑर्डर कहलाता है आपका ORD। ORD स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये आंसर नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना है एलर्जी और पॉल्यूटेंट से रिलेटेड आपका जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो आपका क्या इफेक्ट करेगा? इन्फ्लेमेशन किस चीज की? ब्रोंकाई एंड ब्रोंचियोल की। इज इट क्लियर? तो यहां से क्या हो सकता है? अस्थमा ये डिजीज होगी। डिजीज का नाम क्या होगा? अस्थमा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following option correctly represent the lung condition? कौन सी कंडीशन बच्चे? लंग कंडीशन।
लंग कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर आपका अस्थमा एंड एम्फाइसीमा ये दो डिसऑर्डर होते हैं। ये दोनों ही किसके डिसऑर्डर है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। दोनों ही क्या बच्चे? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो आपको भी हमने बताया था अस्थमा होगा तो ब्रोंकाई और ब्रोंचियोल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इन्फ्लेमेशन। बट यहां पर एम्फाइसीमा है तो इसको भी आपको लर्न करना है। एम्फाइसीमा क्या होगा कि जो आपकी एल्वेलाई होगी बच्चे, जो आपकी क्या होगी? एल्वेलाई। एल्वेलाई वॉल का जो आपका डिस्टेंशन है, सरफेस एरिया, हम इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ एल्वेओलर वॉल। इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमाउंट भी अफेक्ट होगा। इज इट क्लियर? तो यहां से आपको याद रखना है डिस्टेंशन होगी तो सरफेस एरिया क्या होगा? रिड्यूस होगा, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया। और ये भी यहां से इस एरिया जो हम बोल रहे हैं एम्फाइसीमा बच्चे, ये एक कैसा ऑर्डर है? क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर अचानक से नहीं होगा, एक्यूट नहीं है, सडन ऑफ नहीं हो रहा है। ये लॉन्ग, हम जो सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं, अगर हम लंबे समय से, लॉन्ग ड्यूरेशन से सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आपका ये एरिया अफेक्ट हो जाता है और रिड्यूस्ड हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमने किया बच्चे। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD, अभी हमने बात की थी, तो इनमें से कौन सा है ORD? आपका कौन सा रहेगा? एंथ्रेसिस, बोटुलिज्म, ये नहीं रहेंगे क्योंकि ये दोनों ही क्या है बच्चे? बैक्टीरियल डिजीज है। दोनों ही क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। जो ह्यूमन को होती है बैक्टीरियल डिजीज। ओके, ये किससे होता है? एंथ्रेक्स से। एंथ्रेक्स, ओके, इसको हम एंथ्रेक्स बोलते हैं। और बोटुलिज्म किससे होगा? क्लोस्ट्रीडियम से। इज इट क्लियर? तो यहां से कौन सा डिसऑर्डर है? एम्फाइसीमा नहीं हो सकता। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है बच्चे? सिलिकोसिस। अब इसमें क्या होता है? हमने इसको ऑक्यूपेशन क्यों बोला है बच्चे? क्योंकि जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है ये पीपल के इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है कि किस तरह के हम ऑक्यूपेशन काम कर रहे हैं। अगर हम माइनिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो वहाँ पर बच्चे सिलिका की जो इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर जो सिलिका है उसका अगर हम लॉन्ग एक्सपोजर करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, लगातार हमारी बॉडी में सिलिका जा रहा है, तो जो लंग का एरिया है, लंग के एरिया में ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर क्या हो जाती है? थिकनिंग हो जाती है। लंग के कौन से एरिया पर? अपर पार्ट पर। यह क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चे, कौन सा एरिया अफेक्ट होता है आपके ORDA के अंदर? अपर पार्ट ऑफ द लंग। कौन सा पार्ट डियर स्टूडेंट? अपर पार्ट ऑफ द लंग। तो इस एरिया के अंदर आप देख रहे हो क्या हो जाएगा? थिकनिंग हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस थिकनिंग, जिसकी वजह से बच्चे डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये एरिया आपका अफेक्ट होता है, इसीलिए ये डिसऑर्डर नहीं होगा। तो कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन बी रहेगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आते हैं बच्चे। आपने देखा अस्थमा वगैरह देखा, एम्फाइसीमा देखा बच्चे। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, ये कंसेप्ट भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ब्लड एनालिसिस ऑफ ए पेशेंट रिवेल्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब बच्चे यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पर दो टर्म है बच्चे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और एक टर्म मैंने आपको बताई कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दोनों टर्म बच्चे अलग है, ध्यान से देखना है आपको। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? जब आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अमाउंट इंक्रीज होता है, हाई अमाउंट ऑफ, या यू कैन से दैट हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इज इट क्लियर? इसका अमाउंट क्या होता है?
इंक्रीज होता है। उस दौरान आपका जो Hb है वो O2 के साथ बाइंड नहीं करेगा, वो किसके साथ बाइंड कर जाता है? इट बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा बच्चे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी आपकी Hb के लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकेगा, आपके ब्रेन, आपके बॉडी टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा और यहां पर हमारी टिश्यू की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है इससे डेथ भी हो सकती है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या है? व्हेन द CO2 बाइंड विद Hb, तब आपका बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहां पर बच्चे बिल्कुल गलती करके आते हैं, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। ओके बच्चे, तो इसका आंसर क्या रहेगा कि पेशेंट हैज बीन इनहेलिंग द पोल्यूटेड एरिया कंटेनिंग अनयूजुअली हाई कंटेंट। तो पोल्यूटेड एरिया में अगर यहां पर अमाउंट हम देखें तो किसका ज्यादा रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा रहेगा। किसका रहेगा बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा रहेगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह का कंसेप्ट भी बच्चे आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड है बच्चे। ओके, तो हमारा जो लास्ट है क्वेश्चन, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज द ब्रीदिंग बिकम्स। अब यहां पर अगर CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होती है तो यहां पर आपको याद रखना है किसकी डिक्रीज हो जाएगी? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज है, इसीलिए आपका क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा? आपके ब्रीथ को डीपेस्ट कर देगा और फास्ट कर देगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? फास्टर एंड डीपर, ये नहीं रहेंगे। ओके बच्चे, तो यहां पर आपने जो देखा है CO2 का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपकी जो बॉडी के अंदर है जो आपका रेगुलेशन होगा वहाँ पर आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है वहाँ पर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और इसी के एडजेसेंट होता है बच्चे कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया, और ये कीमोसेंसिटिव एरिया आपको कैसे लर्न रखना है? सी से आप कीमो पढ़ रहे हो तो इस सी से याद कर लो किसके लिए सेंसिटिव है? हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव है बच्चे ये किसके लिए? CO2 कंसंट्रेशन के लिए प्लस में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन के लिए। इट मीन्स अगर CO2 का अमाउंट इंक्रीज होगा तो आपका कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट होगा और वो किसको सिग्नल देना शुरू कर देगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर आपके इंस्पिरेशन के रेट को क्या कर देगा बच्चे? इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा बच्चे? इंक्रीज। और ये कहाँ होता है? मेडुला में। और ये किसके एडजेसेंट होता है? मेडुला के एडजेसेंट होता है। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ओवर होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ओके बच्चे, तो गुड इवनिंग एवरीवन। अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।